नमस्कार बच्चों। अब हमें लॉकडाउन में जो ढील दी जा रही है उनमें कोरोना के साथ रहना है और सुरक्षित रहना है। इन बातों का रखिएगा ध्यान। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन करें। फिर कह रहा हूं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन करें। हाथ धोएं 30 सेकंड अवश्य, तथा गर्म पानी, तुलसी के रस या आयुष काढ़े का प्रयोग करें। एक आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड अपने मोबाइल में अवश्य कर लें। इन बातों का रखें ध्यान, कभी नहीं आएगा आपके कोरोना पास। ठीक है। मैं राजकुमार जैन ऑनलाइन क्लासेस में आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री। आज हम तीसरे टॉपिक में बात करेंगे तुल्यांक की चालकता की और मोलर चालकता की। पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं विशिष्ट चालकता की। याद है आपको, दूसरे लेक्चर में मैंने आपको विशिष्ट चालकता की परिभाषा बताई थी, और विशिष्ट चालकता की परिभाषा क्या थी? 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले चालक की चालकता विशिष्ट चालकता होती है। विशिष्ट चालकता कहलाती है। तो अगर हम देखें, ये हमारा हो गया, ये हमारा कोई, ये देखिएगा आप, एक हमने सिस्टम लिया है। इस सिस्टम में यहां एक इलेक्ट्रोड है और यहां भी एक इलेक्ट्रोड है। माने ये दोनों दीवारें इसके एक इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रही हैं, और यहां से यहां तक की दूरी 1 सेंटीमीटर ही है। तो 1 सेंटीमीटर लंबा हो गया हमारा क्या? चालक। और ये इतना हिस्सा अगर हम पूरा देखें तो इसका क्षेत्रफल आएगा 1 वर्ग सेंटीमीटर। ये देखें यहां 1 सेंटीमीटर ये और 1 सेंटीमीटर ये, तो लंबाई गुना चौड़ाई तो 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा एक वो सिस्टम बन गया जिससे हम विशिष्ट चालकता को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो इसका आयतन हुआ 1 सेंटीमीटर क्यूब। यदि इस प्रकार के इतने सिस्टम में पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक घुला है, 1 ग्राम तुल्यांक घुला है, तो ये जो विलयन आया, इस विलयन की इस विशिष्ट चालकता को हम एक नया नाम देंगे, और वो नाम होगा तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता। तो तुल्यांकी चालकता की डेफिनेशन हो गई सिंपल सी। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में जब पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक, कितना ग्राम तुल्यांक बताया? 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो, तो उस विलयन की विशिष्ट चालकता ही क्या कहलाती है? तुल्यांक की चालकता कहलाती है। या उस विलयन की चालकता ही क्या कहलाती है? तुल्यांक की चालकता कहलाती है। तो क्या डेफिनेशन हो गई? 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन के चालक में, यहां विलयन में भी लिख सकते हैं, चालक में या विलयन में लिखें, विलयन में जब पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो, 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो, तो इसे तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तुल्यांकी चालकता कहते हैं। ठीक है। अब तुल्यांकी चालकता को हम लैम्डा EQ माने होता है इक्विवेलेंट तुल्यांक। लैम्डा या चालकता को प्रदर्शित करेगा, या इस प्रकार से भी, इसे भी हम लैम्डा ही कह के पुकारते हैं, EQ से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारी तुल्यांक की चालकता है,
ये आ गया हमारा तुल्यांकी चालकता। ये बराबर हो गई हमारे कप्पा इंटू वी, कप्पा इंटू वी। क्यों? क्योंकि यहां 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब पर देखो आप, मैंने लिखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले ग्राम तुल्यांक के चालक विलयन में जब पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक गुला हो, तो चूंकि पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक गुला है 1 सेंटीमीटर में, तो लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर कप्पा हो गया। तो इसकी विशिष्ट चालकता क्या कहलाती है? हमारी तुल्यांकी चालकता कहलाती है। क्लियर हो गया? अब यदि हम इसका आयतन, मान लीजिए इसे हम 2 सेंटीमीटर कर दें और इसकी जो ये ऊंचाई है भी 2 सेंटीमीटर हो जाए और ये 1 सेंटीमीटर ही रहे, तो अब इसका आयतन हो जाएगा 2 दूनी 4 और एकम 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां 4 सेंटीमीटर क्यूब में पदार्थ 1 ग्राम तुल्यांक ही गुला है। कितना गुला है? पदार्थ 1 ग्राम तुल्यांक ही गुला है। लेकिन अगर हम देखें इसमें 4 हिस्से हो जाएंगे एक एक के, क्योंकि यहां पे 2 है तो ये 1 हो जाएगा, एक ये पूरा, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, ऐसे नीचे और ऊपर। 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले 4 हिस्से होंगे, तभी 4 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन बनेगा। और हर एक 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो चालकता है वो विशिष्ट चालकता है। ये इस परिभाषा हमने बता दी थी आपको। ये देखो 1 सेंटीमीटर लंबा 1 वर्ग सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब ही है। तो ये चालकता हमारी क्या है? विशिष्ट चालकता है। और ये 4 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 गुनी, अर्थात ये इस पर आयतन पर निर्भर कर रही है। तो इसीलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि आयतन 4 गुना हो गया है तो हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, तो यहां इसमें भी परिवर्तन आ जाएगा। तो वो भी इसमें परिवर्तन आ जाएगा क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी आयतन पर निर्भर कर रही है। अगर हम ऐसा माने कि C ग्राम इक्विवेलेंट, C ग्राम इक्विवेलेंट गुले हैं, C ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम तुल्यांक 1000 सेंटीमीटर क्यूब में गुला है, पर लीटर हो गया। तो V बराबर हो जाएगा 1000 बटे C इक्विवेलेंट। और ये मान अगर हम यहां रखेंगे तो देखिए जरा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर कप्पा इंटू 1/C इक्विवेलेंट। और C इक्विवेलेंट मतलब ग्राम तुल्यांक इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब। याद करो कि जब ग्राम तुल्यांक 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर में घुले हों, 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर, जब 1 लीटर में किसी पदार्थ के ग्राम तुल्यांक घुले रहते हैं तो ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर बराबर नॉर्मलता होता है। क्या होता है? नॉर्मलता। तो इस 1/CEQ को यहां हमने लिखा 1000, सॉरी ये 1000 भी रखेंगे, ठीक है। तो अब ये CEQ यहां पे इक्वल हो जाएगी नॉर्मलता के, और फार्मूला आ जाएगा कप्पा इंटू 1000 बटे n, ठीक है। अब इसका मात्रक देखने की कोशिश करते हैं। मात्रक देखें, मात्रक क्या हो सकता है? कप्पा का मात्रक याद है आपको? कप्पा का मात्रक याद करने की कोशिश कीजिए। कप्पा का मात्रक आपको बताया था ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हो गया साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और नॉर्मलता को हम क्या कहते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मलता का मात्रक होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर क्या होता है? लीटर। और ये लीटर को हम सेंटीमीटर क्यूब करेंगे इंटू सेंटीमीटर क्यूब, और ये ऊपर हो गया, और यहां ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, तो इसे हम कहेंगे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये हमारा हो जाएगा इसका मात्रक। तो हम इस प्रकार से इसके मात्रक को लिख सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? फिर एक बार हम देख लेते हैं इसको, जो आपको सही तरह से समझ में आ जाए। ये देखिए हमारा सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले चालक की चालकता विशिष्ट चालकता है, ठीक है। अगर हम इसे देखें तो ये 1 घन सेंटीमीटर है। अगर इतने विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ घुला है, तो 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ जब 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन में घुला होगा तो उसकी जो
विशिष्ट चालकता है वही क्या कहलाएगी, या चालकता है वही क्या कहलाएगी, तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, तुल्यांकी चालकता कहलाती है। और वो आयतन पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसे आयतन बढ़ता है तो हमारी तुल्यांकी चालकता का मान भी बढ़ता है और कप्पा का मान भी बढ़ जाता है। तो हम मान लेते हैं, ये हो गया हमारा फार्मूला, C इक्वलेंट ग्राम तुल्यांक 1000 सेंटीमीटर क्यूब में घुला है तो V बराबर 1000 बटे CEQ। और यहाँ पे C क्या है, C इक्वलेंट ग्राम तुल्यांकों की सांद्रता है, ये सांद्रता है, ग्राम तुल्यांक सांद्रता। इसका मान रख देंगे लैम्डा इक्वलेंट बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे C इक्वलेंट, क्योंकि C इक्वलेंट बराबर नॉर्मेलिटी है, क्योंकि ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब प्रति लीटर, 1000, ये भी ध्यान रखेंगे आप, 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या याद रखिए 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये नॉर्मलता के बराबर हो जाएगा, इससे हमारा हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 बटे n, और साइमन सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्यूब, ये कहां से आया, सेंटीमीटर क्यूब हमारा नॉर्मलता का मात्रक है। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब इसके बराबर है, वैसे भी 1000 सेंटीमीटर। ग्राम तुल्यांक इसे इक्वलेंट इनवर्स कहते हैं, ग्राम इक्वलेंट कह लो या इक्वलेंट, तो ये होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वलेंट इनवर्स, ये हमारा हो जाएगा इसका मात्रक। क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है मोलर चालकता। और मोलर चालकता भी बिल्कुल सेम ऐसी ही है, कोई फर्क नहीं है मोलर चालकता में और तुल्यांकी चालकता में। फिर कितना अंतर है, सिर्फ अंतर इतना है कि यहां जो हम बात कर रहे थे कि इस हिस्से में, ये जो मैंने आपको बताया था विशिष्ट चालकता के बारे में 1 सेंटीमीटर, यहां पर ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोड, और ये हमारा 1 सेंटीमीटर, और ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर, सब 1 सेंटीमीटर भुजाएं सारी की सारी। तो यहाँ की जो चालकता हमने नापी थी अभी 1 ग्राम तुल्यांक घोलकर नापी थी, यदि हम इसमें 1 मोल पदार्थ घोल दें, क्या घोल दें, 1 मोल पदार्थ, तो अब इसकी चालकता का नाम हो जाएगा क्या, मोलर चालकता। क्या हो जाएगा, मोलर चालकता। तो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में कोई खास डिफरेंस नहीं है। मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं इसे, मोलर कंडक्टिविटी। क्या डेफिनेशन बनेगी, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में जब पदार्थ का एक मोल घुला हो तो उस विलयन की चालकता, उस विलयन की चालकता क्या कहलाती है, मोलर चालकता कहलाती है। क्या कहलाती है, मोलर चालकता कहलाती है। क्लियर हो गया आपको मोलर चालकता कैसे बना, इसे ऐसे ही बिल्कुल सेम जैसे वहां हमने बनाया था ये वाला लैम्डा, या ये वाला बनाए, ये लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी, वहां लैम्डा EQ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये मोलर कंडक्टिविटी, ये मोलर चालकता, वो तुल्यांकी चालकता से प्रदर्शित करते हैं। और सेम वही बात कि मोलर चालकता बराबर होगी कप्पा इंटू V के। और अगर हम बात करें अब C मोल 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1 लीटर विलयन में घुले हैं, तो V बराबर 1000 बटे CM, CM लगाएंगे इसके आगे, मोलर सांद्रता है। ठीक है, तो 1000 ये होगी वैल्यू, तो यहां हम इसका मान रख देंगे लैम्डा m बराबर कप्पा गुना 1000 बटे CM। CM हो गए मोल, वे मोल, देखो लिखा है CM मोल है, मोलर सांद्रता है, मोल है, तो मोल किस में बोले, 1 लीटर में, मोल प्रति लीटर, और मोल प्रति लीटर को कहते हैं क्या, बताया करो, मोल प्रति लीटर को कहते हैं मोलरता। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, CM
की जगह क्या लिख सकते हैं, cm की जगह लिख सकते हैं कप्पा इंटू 1000 बटे कैपिटल M। ये आ गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। और अगर इसका मात्रक निकालते हैं हम, ये आपको समझ में आ रहा होगा, अगर हम इसका मात्रक निकालते हैं तो देखें मात्रक निकालते हुए लैम्डा m मोलर चालकता का मात्रक, तो देखो भाई मात्रक इसका है ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ पे ये मोल प्रति लीटर, तो ये आ जाएगा मोल ऊपर जाएगा प्रति, ये 1000 ये आयतन है, ठीक है, तो मोल प्रति लीटर, लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर हो जाएगा हमारा क्या, सेंटीमीटर क्यूब इंटू मोल इनवर्स, ऊपर जाएगा ये, क्योंकि इसका मात्रक रहेगा मोल प्रति सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब ऊपर, इससे -1 और ये 3 स्क्वायर हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसको कहते हैं हम साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इस प्रकार से हम इसका क्या कर सकते हैं, मात्रक निकाल सकते हैं। और एक चीज देखें, आपको याद होगा n बराबर होता है m गुना n, ये मैंने संबंध बताया था, नॉर्मलता मोलरता गुना अम्लता या क्षारकता, ठीक है, जो पदार्थ है। तो अगर हम इस वाली वैल्यू को यहां रख दें तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा लैम्डा m कप्पा गुना 1000 बटे n इंटू n, ठीक है, सॉरी n बराबर m गुना n है, तो ये आ जाएगा m बराबर n बटे n स्मॉल n, ये n ऊपर जाएगा, देखो इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा कप्पा गुना 1000 n अपॉन n, और ये वैल्यू इतनी किसके बराबर थी, इक्वलेंट कंडक्टिविटी के, तुल्यांकी चालकता के, तो सूत्र हो गया लैम्डा m बराबर, इसकी जगह रख लेंगे इक्वलेंट कंडक्टिविटी इंटू n, तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्वलेंट कंडक्टिविटी हमारी इस n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। n क्या है, अम्लता क्षारकता, ठीक है, अम्लता क्षारकता, धातु की संयोजकता, आयनों पर उपस्थित आवेश, ये हमारी क्या है, ये हमारी है मोलरता क्षारक, ये हमारी है n की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू। इस प्रकार से हम मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता की गणना कर सकते हैं। अब ये जो मोलर चालकता है और ये तुल्यांकी चालकता है, इनका मापन कैसे करते हैं, ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, इसका मापन कैसे करेंगे, ये मापन करने के लिए हम चालकता सेल व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग करते हैं। तो किसी आयनिक विलयन की चालकता का हम मापन कैसे करेंगे, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है प्रतिरोध की, क्योंकि आपको ध्यान हो, अगर हम किसी की चालकता ज्ञात करेंगे, कप्पा बराबर है 1/r L अपॉन A, L अपॉन A ये एक सेल स्थिरांक है, तो एक तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए और एक हमें प्रतिरोध की वैल्यू चाहिए। यदि हम विलयन का प्रतिरोध ज्ञात कर लें तो हमें उसका कप्पा अर्थात उसकी विशिष्ट चालकता का भी ज्ञान हो जाएगा। तो ये सेल स्थिरांक ज्ञात करते हैं या प्रतिरोध हम ज्ञात करते हैं, तो सेल स्थिरांक तो हमें सेल से ज्ञात करना पड़ेगा। एक सेल होती है चालकता सेल, कौन सी सेल होती है, चालकता सेल। इस चालकता सेल को हम कई प्रकार से बनाते हैं, जैसे ये कांच का बना हुआ, इस प्रकार से कांच की बनी हुई नली होती है ये, और इस नली में इधर एक इलेक्ट्रोड लगा है प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, जिस इलेक्ट्रोड पर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी रहती है, और ये यहां कनेक्टेड वायर से कनेक्ट रहते हैं, कनेक्टेड वायर, ठीक है जी। ये कनेक्टेड वायर माने संयोजी तार से जुड़े रहते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रोड है, इन इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, ये डिस्टेंस
यहां से यहां तक, ये एक निश्चित दूरी होगी, क्योंकि जब एक सेल बन जाएगा तो सेल में ये दूरी बार बार आगे पीछे नहीं की जाती है। ठीक है, तो ये निश्चित दूरी होती है और इन इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी निश्चित होता है। तो इससे हमें L और A, L अपॉन A की जानकारी हो जाती है। किसी भी निश्चित चालकता सेल के लिए हम L अपॉन A की जानकारी उसकी इलेक्ट्रोडों की दूरी और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्राप्त कर लेते हैं। अब प्रतिरोध के लिए जो चालकता सेल हमने बताई आपको एक इस तरह की, एक ऐसे भी चालकता सेल बनाते हैं इस प्रकार से, 2 इलेक्ट्रोड बनाएंगे और इन इलेक्ट्रोडों के बीच की भी दूरी निश्चित रहेगी, ये दूरी, और ये कनेक्टेड वायर ऊपर जाके कनेक्ट होंगे। ऐसी भी एक चालकता सेल होती है। तो ये 2 प्रकार की मैंने आपको कंडक्टिविटी सेल या चालकता सेल बनाकर दिखाई। इन चालकता सेल में हम वो विलयन भरते हैं, ये हमारी डिप्ड है जिसमें विलयन में डुबोए जाएंगे, ये फिलिंग होती है। तो 2 तरह की हमारी ये चालकता सेल है, ऐसे फिलिंग करी जाए विलयन की या डिप्ड करके बनाया जाए। तो ये चालकता सेल हो गई हमारी। तो यहां इन चालकता सेल के बाद प्रतिरोध निकालने का एक दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, इस प्रकार से एक संयोजन रहता है, एक संयोजन इस प्रकार से, यहां एक गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, और ये पूरा संयोजन के साथ ये गैल्वेनोमीटर लगा है, और ये यहां पर एक कुंजी, और यहां पर एक बैटरी लगी रहती है। इस प्रकार से एक व्हीट स्टोन ब्रिज बनता है। इसमें ये R1, ये R2, और यहां लेते हैं हम R3, और ये लेते हैं एक X प्रतिरोध। X का मतलब ये होता है कि वह प्रतिरोध जिसको हमें ज्ञात करना होता है। तो यहां जो ये R2 है, ये R2 चेंजेबल रहता है, और हम इस R2 को चेंज करते 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 एक ऐसी स्थिति लाते हैं जब बिल्कुल गैल्वेनोमीटर में नल पॉइंट आ जाए, माने शून्य विक्षेप। नल पॉइंट मतलब शून्य विक्षेप। तो जब शून्य विक्षेप इस हम R को बदलते रहते हैं, जब इसमें आ जाता है तो ऐसी स्थिति में एक फार्मूला डेवलप हो जाता है, R1 अपॉन R2 बराबर X अपॉन R3, और X बराबर हो गया R1 गुना R3 अपॉन R2। इसे व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं, व्हीट स्टोन सेतु। इसकी सहायता से हम प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से व्हीट स्टोन सेतु और चालकता सेल के संयोजन से हम एक पूरा संयंत्र बनाएंगे, जिससे हमें चालकता सेल में उपस्थित विलयन का प्रतिरोध ज्ञात होगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जो गैल्वेनोमीटर होता है, ये यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ हमने एक बैटरी लगाई है, तो बैटरी में डीसी धारा बहती है, और बैटरी में डीसी धारा बहती है तो जब हम पदार्थ को घोलते हैं किसी विद्युत अपघटक को, तो वो डीसी धारा द्वारा विद्युत अपघटित होकर आयनों की सांद्रता बढ़ा देता है। जब आयनों की सांद्रता बढ़ेगी तो हमारी जो प्रतिरोध है उसका भी परिवर्तन हो जाएगा, चालकता भी बदल जाएगी। प्रतिरोध बदलेगा तो चालकता भी बदलेगी।
तो ऐसी स्थिति ना बने इसलिए हम जो संयंत्र लेंगे इसे नापने का, उसमें इसकी जगह हम एसी सोर्स प्रयोग करेंगे डीसी की जगह। और जो गैल्वेनोमीटर है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर भी एसी पर काम नहीं करता, तो इसकी जगह हम फिर एक हेडफोन लेंगे। तो किस प्रकार से हम इन्हें संयोजित करेंगे ये मैं आपको चित्र बनाकर दिखाता हूं। देखिए, चालकता सेल और व्हीट स्टेन सेतु द्वारा हम किस प्रकार से जो हमारा विलयन है उसका प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। ये हमने एक ए बी तार लिया है, ए बी। सबसे पहले ये ए बी तार देखेंगे। इस तार की मोटाई इतनी होती है कि इस पे आराम से यहां हमने ओ बिंदु से एक तार लिया है जो हेडफोन से लग रहा है। ये रहा हेडफोन, टी हेडफोन, ये कान पे लगा रहता है। और इस बिंदु को एच को इधर उधर क्या करते रहते हैं, घुमा सकते हैं, यहां से यहां ले जा सकते हैं, मूव किया जा सकता है इसे। तो जब हम इसे इधर उधर करते हैं तो उससे हमारे जो ध्वनि है हेडफोन में वह आने लगती है। जब न्यूनतम ध्वनि जिस स्थिति पर आएगी, यहां हम पहले देख लेते हैं, इससे पूरा एक हमारा ये एसी सोर्स जुड़ा है और यहाँ एक प्रतिरोध बॉक्स है जो व्हीटस्टोन सेतु की तरह कार्य करता है। अब यहाँ पर हमने इन्हें तांबे के तार द्वारा जोड़ दिया है और ये वो हमारी चालकता सेल है जिसके अंदर वो विलयन है जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। विलयन का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे हम, विलयन का प्रतिरोध C, यहां पर इसे C कह रहे हैं हम। असलियत में ये जो विलयन बनाने के लिए जल प्रयोग किया जाता है, वो जल भी एक विशेष प्रकार का शुद्ध जल होता है जिसकी चालकता का मान न्यूनतम होता है। उस जल को हम चालकता जल कहते हैं, कंडक्टिविटी वाटर। उसी में सब चालकता निकालने वालों के विलयन बनाए जाते हैं। तो ये विलयन इसके अंदर है, ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड और इनके बीच की दूरी। इस सेल का एक निश्चित सेल स्थिरांक भी होता है, ठीक है। अब ये सेल हमने यहां जोड़ दी, कनेक्टिंग वायर इधर से। अब देखें, ये पूरा एक हमारा परिपथ बन गया है। तो इस प्रकार से हम इस परिपथ को तैयार कर लेते हैं। अब यहां जो आर प्रयोग करते हैं, इस आर को बार बार प्रयोग करके ही हमें न्यूनतम ध्वनि का देखना है। इस आर का मान हम लगभग इस प्रकार से लेते हैं कि इसके मान के लगभग बराबर हो, मतलब कोशिश करते हैं। तो ये बदलते रहते हैं और एक जगह जब हमारी कानों के अंदर ध्वनि बहुत कम सुनाई देने लगती है तो उस जगह को हम नोट कर लेते हैं। मान लीजिए वो जगह है H। तो विलयन का प्रतिरोध बटे प्रतिरोध R का प्रतिरोध जो प्रतिरोध बॉक्स के अंदर हमने लगाया है बराबर AH की लंबाई बटे BH की लंबाई, ठीक है। क्योंकि हम गैल्वेनोमीटर नहीं ले सकते इसलिए हमें R1 R2 नहीं लिया जा सकता। यहाँ हमने लिए AH की लंबाई और BH की लंबाई, इससे ही हमारे वो R1 और R2 कैलकुलेशन में आ जाती है। तो विलयन का प्रतिरोध बराबर हो गया AH अपॉन BH गुना ये वैल्यू R। अब इसकी सहायता से हमने यहाँ प्रतिरोध C की गणना कर ली। जब एक बार प्रतिरोध C की गणना हो जाती है तो फिर हम कप्पा की गणना कर सकते हैं, क्योंकि कप्पा की गणना करने वाले विशिष्ट चालकता की, इसके लिए हमारा 1/R इंटू L अपॉन A है और ये R हमारा ये क्या है, C है, ये वाला विलयन का प्रतिरोध यहाँ से मिलाए। तो हमें 1/R पता लग गया, L और A हमें यहाँ से पता लग जाता है। फिर भी कभी कभी देखा जाता है कुछ सेल के सेल स्थिरांक इनकी दूरी और इनके क्षेत्रफल से सही प्रकार से नहीं नापे जाते, तो उसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं फार्मूला, सेल स्थिरांक बराबर विशिष्ट चालकता बटे विद्युत चालकता। ये विद्युत चालकत्व है जो 1/R के इक्वल होता है। कंडक्टेंस, ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं इसके लिए हम एक मानक सेल मानते हैं कि इसके अंदर N/50 KCl विलयन 298 केल्विन पर भरा हो तो उसकी जो विशिष्ट चालकता है उसका मान होता है 0.002765।
ये वैल्यू इसकी विशिष्ट चालकता की रहती है। और चालकत्व हम इस R से कैलकुलेट करेंगे, इस R से जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया है प्रतिरोध, इस प्रतिरोध को ये प्रेक्षित चालकत्व होगा। प्रेक्षित मतलब इस प्रयोग से प्राप्त किया गया चालकत्व। चालकत्व कैसे निकालेंगे? इस चालकत्व को निकालेंगे हम चालकत्व बराबर 1/R से, ठीक है। और ये R हमारा ये वाला है जो विलयन का प्रतिरोध हमने यहाँ C लिखा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा अब कंफ्यूजन मत होइएगा। C माने विलयन का प्रतिरोध है, ठीक है। ये R जो कि दो अलग अलग लेने थे तो हमने इस प्रकार से लिया है। तो सेल स्थिरांक बराबर विशिष्ट चालकता बटे विद्युत चालकत्व 0.002765 ये N/50 KCl 298 केल्विन। एक मानक सेल का ये विशिष्ट चालकता निश्चित होती है बटे प्रेक्षित चालकता, और प्रेक्षित चालकता बराबर होता है 1/R। तो R आ जाएगा यहाँ, तो ये प्रतिरोध वही आ जाएगा जो हमने यहाँ पे C निकाला। इसका मान रख के हम सेल स्थिरांक की गणना कर लेंगे। माने जो प्रतिरोध हमारा इससे आया है उस प्रतिरोध से हम सेल स्थिरांक भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो सेल स्थिरांक कैलकुलेट हो गया हमारा, और फिर उसके बाद हम कप्पा का कैलकुलेशन कर लेंगे। और एक बार हमारा कप्पा आ गया तो फिर हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी आ जाएगी। सूत्र है कप्पा गुना 1000/N। और एक बार हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ गई तो फिर हमारी मोलर कंडक्टिविटी भी आ जाएगी। सूत्र है कप्पा गुना 1000/M। और इनका भी आपको पता है कि इनमें भी आपस में संबंध रहता है। इस प्रकार से हम इस चालकता मापन से चालकताओं की गणना कर सकते हैं। अब अगले जो हमारा वो रहेगा, क्या कहते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा इन चालकताओं पर आधारित न्यूमेरिकल।